रहीम। मियाँ रज़ा रब्बानी साहब, शाहिद हुसैन साहब, सईद गनी साहब, बकाई साहिबा, हमारे होस्ट अहमद शाह साहब, सुहेल वड़ाइद साहब, मज़हर अब्बास साहब, मेरे प्रेसिडेंट निसार अहमद खोड़ो साहब, यहाँ सेनेटर वक़ार मेहदी, सेनेटर मसरूर एहसन, हबीब जुनैदी, भुट्टो साहब के शहदाई, बहुत सारे जो यहाँ बैठे हैं, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मुझे इस काबिल समझा कि इस महफ़िल में जो आज 3 अप्रैल को भुट्टो साहब की शहादत की 47वीं बरसी के ईव पे यहाँ आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह साहब ने बुलाई है, उसमें मुझे मदऊ किया कि मैं भी 2 लफ्ज़ बोलूँ। और इतने बड़े बड़े मुकर्रीन के बाद मैं पहले ही घबराया हुआ था उधर बैठा हुआ कि ये सारे लोग बैठे हैं, मेरी तो कोई बात सुनेगा नहीं, लेकिन हिम्मत करके स्टेज पे आया हूँ इसलिए कि जिस शख्स के बारे में मुझे बुलाया गया है उस शख्स के बोलने के लिए कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है, किसी रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे मेरे एज ग्रुप वाले तो पैदाइशी, जब भुट्टो साहब पैदा हुए थे हम, उस वक्त भुट्टो साहब का उरूज था और कोई एज ए चाइल्ड ऐसा वक्त नहीं आता था कि आप भुट्टो साहब के बारे में ना सुने ना जाने। और मेरी खुशकिस्मती है, मैं एक ऐसे फैमिली से ताल्लुक़ रखता था जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले दिन से ताल्लुक़ था, और मुझे ये भी खुशकिस्मती है कि मुझे जगहें भी याद हैं, वक्त भी याद है। 3 बार भुट्टो साहब से मेरी मुलाकात तो नहीं हुई थी, बस वो हाथ मिलाने में और साइड पे कोने पे खड़े होने में जो अपने आप को हम बड़ा आदमी समझने लगते थे, वो वक्त गुजारा। आज के इस सेमिनार का टाइटल रखा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ग्लोबल विजन एंड कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट्स। आई थॉट कि मैं थोड़ा सा एवरीबडी सब ने इस पे बात कर ली है, लेकिन ज़रूर रेपिटेशन कुछ होगी जब आप बोलेंगे। भुट्टो साहब के ग्लोबल विजन में मैंने बैठ के सोचा, मुझे 5-6 चीज़ें बैठ के मैंने इधर जॉट डाउन की नज़र आई कि क्या बोला जा सकता है। ऑब्वियसली हम पाकिस्तान के हवाले से देंगे। भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर थे एक मुश्किल वक्त में, जब हमारी 65 में जंग हुई। उस वक्त 65 की जंग के बाद उन्होंने जो उस वक्त की हुकूमत की पॉलिसीज़ थी उससे इख्तलाफ करके हुकूमत छोड़ी, इसलिए कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बेस्ड थी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे। वो किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, और यही मेरा ख्याल है उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनी। तो अगर मैं गिनूं उनके ग्लोबल विजन के बारे में, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए यही सोचा था कि हम किसी एक ब्लॉक से अलाइन ना रहें, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो। और आज तक हम यही कोशिश करते रहे। हमने ये अचीव नहीं किया सिवाय उस वक्त में जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, लेकिन शायद यही लोगों को पसंद नहीं था। दूसरी उनके एक स्ट्रेटेजिक थॉट थी, और जो अभी रज़ा रब्बानी साहब ने, मुशाहिद साहब ने भी उस पर ज़िक्र किया कि
चाइना को, शायद उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को पूरी दुनिया में अगर किसी ने सबसे पहले रिकग्नाइज किया तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो थे। मैं उनकी एक पुरानी तकरीर के एक्सर्प्ट्स पढ़ा, तो मेरे आगे भी कुछ बताऊंगा इसके बारे में। तो इफ़ आई रिमेंबर द वर्ड्स करेक्टली, वो जो मैंने पढ़ा था इसलिए, और ये मैंने कई बार, ये अब तो हम सीपैक करते हैं, जाते हैं, कई बार चाइना जाते हैं और जाके तकरीरें करनी पड़ती हैं, और ये मैं तकरीबन हर जगह जाके रिपीट करता हूँ कि ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो थे। उन्होंने गालबन 1966 में एक आर्टिकल लिखा था रिगार्डिंग पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, और इफ आई रिमेंबर द वर्ड्स करेक्टली था कि इफ आई लुक अराउंड, द ओनली कंट्री whose political, economic and strategic interests align with that of Pakistan is the People's Republic of China. अब ये उस वक्त की बात है जब चाइना को कोई देखते नहीं। तो मुझे याद है कोई 15 साल पहले चाइना के पुराने जो 60s में एम्बेसडर्स होते थे वो कराची तशरीफ़ लाए थे। चीफ मिनिस्टर हाउस उस वक्त आए थे, मैं प्रोविंशियल मिनिस्टर था, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने बुलाया था, तो मेरे साथ एक बहुत ही बड़े चाइनीज़ बैठे थे। वो कहते थे कि जब मैं यहाँ पे एम्बेसडर था तो चाइना से लोग हबीब बैंक प्लाजा देखने कराची आया करते थे। तो चाइना की तो वो हैसियत थी उस वक्त, लेकिन भुट्टो साहब ने कहा कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमने चाइना के साथ अपनी दोस्ती बढ़ानी है, और वो बुनियाद उन्होंने रखी। और उसी बुनियाद की वजह से हम, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ इसको, 9 मई को जो हिंदुस्तान का हाल किया हमारी फोर्सेस ने और हमारे मुल्क ने, उसमें हम सब मानते हैं कि चाइना का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। और ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें 60s में बताया। तीसरी चीज़, ये सारी बातें हो चुकी हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि रिपीट करूँ कि भुट्टो साहब ने इस्लामिक वर्ल्ड यूनिटी की बात की। 1974 में इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस बुलाना लाहौर में, सब मुसलमानों को जो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, उनको इकट्ठा करना एक जगह पे। मैं अभी बैठे सोच रहा था कि ये सवाल मेरा आएगा कि आजकल का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दुनिया में, ये जो ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की है इजराइल ने, अब पूरा मिडिल ईस्ट उसमें आ गया है। तो मैं सोच रहा था कि मैं अभी तकरीर करूँगा, मैं कहूँ कि अगर भुट्टो साहब होते आज तो इसको कैसे देखते। मैंने कहा ये तुम्हारा सवाल ही गलत है। अगर भुट्टो साहब होते आज तो ये सिचुएशन पैदा ही नहीं होती। The world would have been different. हम इस तरीके से मुस्लिम उम्मा, जिसको कहते हैं अभी जो भी रह गई है, इस तरीके से हमें सर्कस में नचाया नहीं जाता जैसे नचाया जा रहा है। तो इसका जवाब ये है कि भुट्टो साहब होते अगर, तो ये सिचुएशन ही अराइज नहीं होती। चौथी चीज़ जो भुट्टो साहब ने बिफोर एनीबडी एल्स बात की कि इस पे कि उन्होंने डेवलपिंग वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और ग्लोबल साउथ की बात की। अगेन उन्होंने दुनिया के उन मुल्कों को जो कम तरक्की याफ्ता थे साथ मिलाने की बात की। और वो भी हम आज तक ये इन्हीं प्रिंसिपल्स पे चल रहे हैं, हमने कोई नई दरियाफ्त नहीं की, अभी तक इन्हीं प्रिंसिपल्स पे ये दुनिया चल रही है। पांचवी चीज़ मैं अगर कहूँ तो again very relevant to what has happened in the last few years in the world. शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो फ़लस्तीन के हक में सबसे मजबूत आवाज़ थे उस ज़माने में, और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की तकरीर में कहा था, और मैं उसके एक थोड़ा सा एक ही सेंटेंस में पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा था, द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन आर नॉट अलोन,
Their struggle is the struggle of all those who believe in justice. Unfortunately, दुनिया से अदल ख़त्म हो गया है. इसी वजह से फ़लस्तीन का वो हाल है और पूरी दुनिया बैठ के उसको देख रही है. और वहाँ पे वो बात ख़त्म नहीं हुई. उसके बाद इस कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने पूरी दुनिया को इसमें घेरना चाहते हैं. और ये वो वक्त है जब हम ऐसे लीडर्स को मिस करते हैं जो कि हम कहते हैं होते तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती, और अगर हो जाती तो उसको हैंडल करने के लिए अभी भी हमारी जो भी इस वक्त में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा एक फॉरेन पॉलिसी और अच्छा रोल किया है, वो सारी वही बातें. मेरा ये ख्याल है जो भी आजकल ये काम कर रहे हैं वो भुट्टो साहब की किताब पढ़ के और उनकी फॉरेन पॉलिसीज पढ़ के और फिर ये फैसले कर रहा है, इसीलिए कुछ ना कुछ बेहतर फैसले हो रहे हैं. कश्मीर के बारे में उनका स्टैंड, छठी बात मैं अगर करूं, कश्मीर के लिए बड़ा क्लियरली बात कहते थे कश्मीर इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द पार्टीशन, और वो आज तक अनफिनिश्ड है. ये तकारीर हैं कि मैं नींद में भी कश्मीर के बारे में गलती नहीं कर सकता. यूनाइटेड नेशंस में जो उनकी तकारीर हैं बात पे, वो अभी तक हमारे लिए एक इंस्पिरेशन की हैसियत रखती हैं. फाइनली आज जिस पोजीशन में हूँ, और ये मैं तकरीबन सारे मुकर्रीन ने ये बात की है, उसकी वजह वो मुल्तान वाली मीटिंग है 1972 की. एक हारा हुआ मुल्क जिसने अपना आधा मुल्क गंवा दिया, 93,000 जंगी कैदी, हमारे मुल्क वेस्ट पाकिस्तान जो उस वक्त था पाकिस्तान, उसका वो हिस्सा जहाँ से आज हम थर का सोना निकाल रहे हैं, वो हिंदुस्तान के पास. और उस वक्त कहते हैं कि मैंने अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाना है, और ये प्लान करते हैं कि मैंने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना है. तो आज हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी डिफेंस एडवांटेज, ये सब मरून मिन्नतें एक ही शख्स के, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो. मैं थोड़ा सा जो टॉपिक है उससे हटना चाहूँगा. एक दूसरी साइड भी थी. मेरे ख्याल है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो वाहिद, मैं लीडर नहीं कहूँगा, वाहिद शख्स थे वो चाहे पेरिस के अंदर किसी महल में दुनिया के लीडरान के साथ बैठे हों तो वो अंग्रेज में विल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस देयर, वो हो जाते हैं. और अगर नौदेरों में किसी किसान के साथ जमीन पे बैठे हों, उसके साथ भी वैसी बात करेंगे जैसे वो करते हैं. ऐसा शख्स मिलता नहीं है कि जो हर जगह कंफर्टेबल. और उसी सिलसिले में दो चीज़ें लोग, अच्छा बड़ी मज़े की बात है, आजकल हम सारे प्राउड फील करते हैं. मैं कहता हूँ जी मैं अवामी वज़ीर आला हूँ, ये भी भुट्टो साहब की मरूने मिन्नत है. इससे पहले कोई लीडर अपने आप को अवामी नहीं कहता था, वो अपने आप को इलीट जाहिर करने में कि जी मैं ऊपर हूँ, बढ़ाओ, सबसे फख्र महसूस करता था. आज हम सब अपने आप को ज़मीन पे ले आए कि हम अवामी हैं, हम अवाम के साथ हैं. ये भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा है कि उन इलीट को उठा के अवाम के साथ बिठा दिया. तो उसी सिलसिले में दो चीज़ें मुझे याद आती है. एक भुट्टो साहब की अपनी तकरीर थी जो मैंने 1977 में जस्ट बिफोर दे हैड हुकूमत गिराने से पहले नेशनल असेंबली में एक तकरीर वो कर रहे थे और वो मैंने सुनी थी उस वक्त. और उन्होंने कहा कि अपनी कंट्रीब्यूशन बता रहे थे. तो जो मुझे याद है, जो एक चीज़ उन्होंने बताई जो मुझे उस वक्त की थी, उन्होंने कहा कि जी मैं अपने वालिद के साथ, भुट्टो साहब बता रहे हैं, सर शाहनवाज भुट्टो के साथ मैं छोटा था, मैं लाड़काना में किसी बड़े आदमी के घर गया
اور جب میں ادھر گیا تو 150-200 لوگ زمین پہ بیٹھے تھے اور وہ ایک اکیلا سردار جو بھی تھا وہ کرسی پہ بیٹھا تھا. جب ہم ادھر پہنچے، میں اور میرے والد تھے، تو میرے والد کے لیے انہوں نے ایک کرسی لائی اور مجھے منجی، چارپائی نہیں، وہ موڑا جیسے ہوتا ہے، اس پہ بٹھایا. کہتے ہیں پچھلے مہینے میں اسی سردار کے پاس گیا اور اتنے ہی لوگ تھے، سب کے سب کرسیوں پہ بیٹھے تھے ادھر. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سکھایا. تو یہ اس شخص کی بات ہے کہ اس نے سب، اس کی بڑی باتوں میں یہی تھی کہ اس نے اس قوم کو جگایا، قوم کو احساس دلایا، عوام کو احساس دلایا کہ ان کی کیا طاقت ہے. پھر ہم نے خود ہی اس کو بہت پلیوٹ کیا ہے، وہ بہت لمبے قصے ہو جائیں گے کہ کہاں ہم نے خرابیاں کی ہیں. دوسری ایک بات میرے والد صاحب نے مجھے بتائی تھی کہ ایک بار وہ موئنجودڑو ایئرپورٹ اترے شہید ذوالفقار علی بھٹو، وہاں سے انہوں نے لاڑکانہ جانا تھا. ہم سب، وہ صوبائی وزیر تھے اس زمانے میں، کہ گاڑیاں جا رہی تھیں، 7ویں 8ویں گاڑی میں میں تھا، آگے گاڑی، اچانک گاڑیاں رک گئیں روڈ پہ. تھوڑے 1-2 منٹ تو 10 منٹ ہو گئے گاڑیاں رکی ہوئی. سب کو پریشانی ہوئی، پرائم منسٹر آئے ہیں، قافلہ ان کا رک گیا ہے. تو ہم صوبائی وزیر تھے، ہم اترے گاڑی سے، 1-2 ساتھ تھے. ہم نے کہا دیکھیں پتہ نہیں کسی نے کوئی کیا مسئلہ ہوا ہے. گئے تو کہ ایک چمکٹا سا تھا، لوگ بیٹھے، وہ قریب گئے تو کہ ایک درخت کے سائے میں بھٹو صاحب زمین پہ بیٹھے ہوئے، ایک ادھر ہاری تھا، کسان تھا، جو وہاں پہ لسی اور روٹی کھا رہا تھا. تو بھٹو صاحب نے اسے دیکھا، رکے، کہتے ہیں بہت دن میں نے ایسے زمین پہ بیٹھ کے لسی اور روٹی نہیں کھائی. کہتے وہ سارے جو ہیں چیف سیکرٹری اور کمشنر اور آئی جی وہ کھڑے ہیں اور بھٹو صاحب زمین پہ اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں اور لسی اور روٹی کھا رہے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ وہ شخص تھا کہ جس کو ہر کسی کے جگہ پہ وہ پورا ہو جاتا تھا. 1-2 باتیں اور میں کروں گا، اس کے بعد ختم کروں گا. بھٹو صاحب کی وہ تقاریر جو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ کی، اسمبلیوں میں کی، جلسوں میں کی، میں سب سے کہوں گا، میں لکی ہوں آج سے کچھ سال پہلے، بلکہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 88 کے بعد آئی، ہوا یہ تھا کہ جب بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی، اس سے پہلے حکومت ٹاپل کی، اس وقت کی آمرانہ حکومت نے کیا کیا کہ ان کے جو بھی ریکارڈز تھے ریڈیو پاکستان میں جا کے انہوں نے وہ ساری ٹیپس اور ریلز وہ قبضے میں کر لیں. ادھر کوئی ایک آدھ اچھا آدمی تھا، اس نے کیا کیا، وہ سپولز ہوتے تھے اس زمانے میں نا، وہ ریڈیو پاکستان میں وہ ریکارڈ کرتے تھے، اس نے جلدی جا کے اس پہ نام مٹا کے کہ لکھا ہوا تھا پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو اسپیچ، اس جگہ پہ اس کے ایک سپول، اس کو کاٹ پہ کسی پہ مہدی حسن لکھ دیا، کسی پہ نور جہاں لکھ دیا، تو وہ بچ گئے. اور وہ بعد میں ہوئے، اور میرے پاس مجھے کسی نے وہ دیے 1 سال کے اندر. یہ صرف جو بچے تھے 73 سپٹمبر یا اگست سے لے کے اور اگست 74 تک کی تقاریر ہیں ان کی. اس 1 سال میں انہوں نے امریکہ کا بھی دورہ کیا، چائنا بھی گئے، ایک مڈل ایسٹرن کنٹریز کا بھی دورہ ہے، اور جیسے سعید نے بتایا پاکستان کا کوئی حصہ نہیں ہے جو انہوں نے چھوڑا. یہ 1 سال میں دھیر، اور پتہ نہیں، میرے پاس آئی پیڈ پہ موجود ہیں وہ ساری تقاریر، اور اسی میں وہ تقریر بھی ہے جس کا سعید نے ذکر کیا. 13 جون 1974 کی اسپیچ انہوں نے ٹیلی ویژن پہ کی تھی، اور اس تقریر میں بہت 1.25 گھنٹے کی تقریر ہے، بہت جذباتی ہوئے تھے اس تقریر کے دوران. انہیں ایک فیصلہ کرنا تھا اور وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے اس وقت، بعد میں انہوں نے کیا وہ فیصلہ.
اور انہوں نے جذباتی ان کو اس وقت کے جو اپوزیشن تھی، سہیل وڑائی صاحب نے بتایا جو دو ایکسٹریمز ہیں وہ فورس کر رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے سارے یہ کہا کہ میں فیصلہ کروں گا لیکن میں سوچ سمجھ کے کروں گا، میں جلدی میں فیصلہ نہیں کروں گا. یہ پوری تقریر کا متن تھا. اور آخر میں ان کے لفظ تھے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان کا بچہ ہوں، میں اس ملک کے لیے، میں پاکستان کے لیے میں پاکستان کے لیے ہر قربانی دوں گا، میں پاکستان کے لیے اپنی جان دوں گا، میں پاکستان کے لیے اپنے بچوں کی قربانی دوں گا. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. آپ اپنے سب دل پہ ہاتھ رکھیے، آپ یہ کہیں گے کہیں بیٹھے ہوئے؟ تو یہ وہ شخص ہے جس نے نہیں تو آج بھی ہم کسی ایک دو ہم کتنا سکسیسفل رہے ہیں، لیکن ایک بہت زیادہ بڑی ڈکٹیٹرشپ میں ہوتے جہاں ادھر بیٹھ کے مراد علی شاہ یہ تقریر نہیں کر سکتا جو آج ادھر ہم نے کی. محفل سے آئے تھے ہم. میں بفور اینڈ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں احمد شاہ صاحب کا کہ انہوں نے موقع دیا، یہاں بلایا. انشاءاللہ تعالی کل شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 47ویں برسی ہم منائیں گے. ہم ہر دفعے تو ایک بڑا جلسہ کرتے ہیں گڑھی خدا بخش میں، لیکن ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ قرآن خوانیاں کر کے اور خراج تحسین پیش کریں گے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو. میں آرٹس کونسل کا احمد شاہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج موقع دیا کہ آپ سے کچھ دیر کے لیے مخاطب سکوں. بہت بہت شکریہ. جی بھٹو، پاکستان زندہ باد.